नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वुमनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे महिलाओं में आम एनीमिया रोग की। वैसे तो एनीमिया यानी खून की कमी को लोग बेहद हल्के से लेते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर और दिमाग की कार्यप्रणाली को बहुत नुकसान पहुंचाती है और कई बार एनीमिया मौत की वजह भी बनती है। आज हम अपने कार्यक्रम में महिलाओं में एनीमिया, इससे बचाव और उपायों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी। देश में महिलाओं की सेहत को लेकर हुए एक सर्वे में करीब 59% महिलाओं में एनीमिया पाया गया। खून में हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है। इसमें शरीर में रेड ब्लड सेल्स का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। एनीमिया होने पर मरीज हमेशा थका हुआ महसूस करता है। एनीमिया के लक्षण हैं कमजोरी, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सिर दर्द, हृदय की धड़कन तेज या असामान्य होना, त्वचा और नाखूनों का पीला हो जाना, सांस फूलना, छाती में दर्द या महिलाओं में मासिक धर्म कम होना। लंबी बीमारी, स्तनपान कराने वाली महिलाओं या गर्भावस्था में इसका खतरा ज्यादा होता है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन का आदर्श स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ब्लड में 6 ग्राम प्रति DL से कम अगर हीमोग्लोबिन हो तो ये सीवियर एनीमिया होता है, जिसमें मौत तक हो सकती है। अचानक तीव्र रक्तस्राव, आंतरिक रक्तस्राव, चोट, सदमे, थायमीन की कमी, ज्यादा शराब पीने, धूम्रपान, माहवारी के दिनों में अत्यधिक स्राव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, कैंसर, आयरन की कमी, इन्फेक्शन, किडनी की बीमारी, कुपोषण, गर्भधारण, सिकल सेल, थैलेसीमिया, दवाओं के दुष्प्रभाव, थायराइड, लिवर की बीमारियां, जेनेटिक प्रॉब्लम समेत कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। खून की कमी से पीड़ित महिलाएं संतुलित आहार लें, जिसमें अंडे, साबुत अनाज, सूखे मेवे, फल, गन्ने, गुड़, चना, किशमिश, मटर और हरी पत्तेदार सब्जियां भरपूर मात्रा में हों। साथ ही डॉक्टर की सलाह से आप फॉलिक एसिड, आयरन या विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एनीमिया से संबंधित जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तबस्सुम डल्ला। डॉक्टर तबस्सुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू। जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और एक बहुत आम बात है, अगर हम एनीमिया की बात करते हैं और स्पेशली अगर हम विमेन की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो और स्पेशली अगर भारतीय महिलाओं की हम बात करें तो ये एनीमिया बहुत ही एक बड़ा रूप लेता है। तो आप क्या अगर एक ले पर्सन को आप समझाना चाहेंगी कि एनीमिया क्या होता है? एनीमिया, जैसा कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया का मतलब लाल रक्त कण जो हमारे शरीर में हमारे रक्त कोशिकाओं में होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसको अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें, हमारे हर एक सेल को, हर एक कण को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और उस ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे लाल रक्त कण होते हैं जो ऑक्सीजन हमारे रक्त कणों तक पहुंचाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझें तो एक जैसे हमको सुबह एक दूध की ज़रूरत पड़ती है चाय बनाने के लिए, तो अगर एक दूध वाला हमारे लिए दूध लेके आएगा और हमको दूध देगा तभी हमारे घर में चाय बन पाएगी। वैसे ही हम एक लाल रक्त कण को समझें कि वो दूध वाला है, पर अगर वो दूध लेके आने के लिए उसको एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, वो हाथ में दूध लेके आ नहीं सकता, तो उसके कैरियर को हम मान सकते हैं कि या तो एक साइकिल होगी या एक बाइक होगी, उसमें रख के वो दूध को लेके और हम तक पहुंचा पाएगा, हमारे घरों तक पहुंचा पाएगा। वैसे ही लाल रक्त कण को जरूरत पड़ती है कैरियर की, और वो कैरियर है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन हमको हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बैठ के और वो साइकिल से हमारे पास दूध आएगा, वैसे ही ब्लड के कण हमको ऑक्सीजन हमारे कणों तक पहुंचा पाएंगे। तो अब अगर कमी हो गई इसमें से किसी में भी, जैसे कि अगर रक्त कण की कमी हुई तो एनीमिया हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पाएगी तो एनीमिया होगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिलने का कारण हो सकता है या तो लाल रक्त कण की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, या लाल रक्त कण बहुत ज़्यादा हमारे शरीर से बह जा रहे हैं या चले जा रहे हैं। जैसे
किसी भी महिला में एमसी के समय या माहवारी के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, उसकी वजह से इस टाइप का रक्त कणों की कमी होने की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो अलग अलग कारणों से इस टाइप एनीमिया हो सकता है और हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव या जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे ही हमारे एक कण जीवित नहीं रह पाएंगे। यूजुअली ये माना जाता है कि अगर हम ले पर्सन से बात करते हैं तो बोलते हैं एनीमिया मतलब खून की कमी, लेकिन इतना डिटेल की खून की कमी यानी कि हमारे जो रेड ब्लड कैपिसल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, वो ऑक्सीजन का करियर होती है। तो मेन एनीमिया का मतलब कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या कमी हो जाएगी। लाइफलाइन, और लाइफलाइन नहीं है, जीवित नहीं रह पाएंगे, वैसे ही हमारे कणों को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं ये तो आपने भी बताया और हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखे। तो किस तरीके से अगर हम यंग एज की बात करते हैं, क्योंकि जब एक कोई अगर हम बच्ची की बात करते हैं वो 13-14 साल की होती है, जब उसके पीरियड्स भी स्टार्ट होते हैं और उस वक्त उसके बहुत खान पान का भी ध्यान रखना होता है, तो उस वक्त किस तरह की सावधानी पेरेंट्स को लेनी चाहिए और बच्चे को खुद लेनी चाहिए कि वो एनीमिया का शिकार ना हो? नॉर्मली ये माना जाता है कि जो मेंसेस के टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है उससे एनीमिया नहीं हो सकता है, पर अगर ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो एनीमिया की कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण होता है कि अगर माँ एनीमिक थी और जब बच्चा पेट में था या बच्ची पेट में थी तो उसको पहले से ही एनीमिक थी, उसको खून की कमी पहले से थी, तो उसकी शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी, वो जब गर्भस्थ थी, अंदर पेट में थी। उसके बाद फिर वो जैसे जैसे बड़ी हुई और उसको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिला, उतना आहार नहीं मिला, शायद उसको स्तनपान पूरी तरीके से नहीं कराया गया है, या स्तनपान जल्दी बंद कर दिया गया, या स्तनपान जब कराया जाना चाहिए उसके साथ उसको ऊपरी खाना दिया गया जिसमें आयरन की कमी थी, तो बच्चे को खून की कमी डेवलप हुई। तो वो खून की कमी जो शुरू से थी वो बढ़ती चली गई। जब उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, जैसे वो एडोलेसेंट या बड़ी होने लगी या 12-13 साल की हुई, तो उसकी पहले से जो कमी थी वो मेंसेस के टाइम पे वो कमी और बढ़ी, तो इसकी वजह से एनीमिया होने लगा। फिर किसी किसी को बहुत ब्लीडिंग होती है मेंसेस के टाइम पे, शुरू में जब मेंसेस सेट नहीं होते हैं, शुरू के पहले 2-3 साल, तो एनीमिया की डेवलपमेंट बहुत बढ़ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खून कम होने लगता है लड़कियों में। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि खाने पीने का केयर के आयरन की चीज़ें खाने के लिए दें, जैसे हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खिलाएं। मतलब नॉर्मली ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारे इंडियन भारतीय पारंपरिक समाज में ये होता है कि लड़कों को पहले ज्यादा अहमियत दी जाती है और उनको पहले खाना खिलाया जाता है, और लड़कियों को बाद में कि लास्ट में जो बचा वो हमें मिलेगा। तो उसकी वजह से जो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वो उनको और कम मिल रहा है। भले ही खाना आपका उतना ही है, उतना ही बन रहा है, उतना ही न्यूट्रिशियस बन रहा है, पर लड़की को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए खून की कमी ज्यादा होती जा रही है उसको। आपने एक बात कही कि खान पान का ध्यान रख करके, और बहुत जब तक मेंसेस आता है तब तक वो डेफिशिएंसी ऑलरेडी रहती है और वो बढ़ जाती है। तो किस एज से और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि वो डेफिशिएंसी अगर है भी इनिशियल स्टेज में तो वो डेफिशिएंसी खत्म होती चली जाए? अगर वो शुरू से डेफिशिएंसी है और वो मेंसेस स्टार्ट हो गए या माहवारी स्टार्ट हो गई, तो उसी टाइम से खाने पीने का मेन केयर करना पड़ेगा कि स्पेशली जो आयरन का खाना होता है, जो खून बढ़ने वाला खाना होता है, उसके बारे में हमको पेशेंट या घर वालों को एजुकेट करना पड़ेगा, या उनको बताना पड़ेगा कि क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा लड़कियों को समझाना पड़ता है कि आपको खुद अपने खाने पीने का केयर करना चाहिए। कुछ लड़कियां, मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैडम ये खाती नहीं है, मेरी बेटी है इतनी है, खाती नहीं है। तो आजकल जंक फूड का जो चलन बढ़ा है और बाहर का खाने का जो चलन बढ़ गया है, उसकी वजह से वो न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है छिंदवाड़ा से, कल्पना। कल्पना, पूछे क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मुझे मैम से ये पूछना था, जो एनीमिया के विषय में बता रहे हैं, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? कि थोड़ा जी, सांस लेने में भी बहुत थोड़ी दिक्कत होती है, खून की कमी भी है। आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया था? जी, तो वो 10 कुछ बताए हैं उन्होंने। तो मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि सांस फूलना, तो ये सारे लक्षण जो आप बता रहे हैं वो होते हैं, और मतलब थोड़ा हड्डियों में भी तकलीफ होती है, जैसे ज्यादा काम करने में भी, पूरे बदन में तकलीफ होती। तो क्या ये एनीमिया का कारण है क्या? हाँ, अगर आपको थकान लग रही है, कमजोरी लग रही है और आपको सांस फूल रहा है, तो डेफिनेटली ये खून की कमी या एनीमिया की वजह से हो रहा है। आपको एनीमिया को कंफर्म या पक्का करने के लिए कि एनीमिया के कारण ही हो रहा है, आपको हीमोग्लोबिन और कुछ और ब्लड टेस्ट होते हैं या खून जांच होती है, रक्त परीक्षण करा के पता करना पड़ेगा कि एनीमिया है और कितना एनीमिया है।
अलग अलग एनीमिया, जैसे अगर 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो उसमें खान पान से ठीक हो सकता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से नीचे है तो फिर आपको आयरन टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। या अगर सीवियर एनीमिया है, 7 ग्राम से नीचे खून है, 6 ग्राम से नीचे खून है, तो फिर आपको कभी कभी आयरन की ड्रिप्स आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, वो लगा के नस में जो आयरन दिया जाता है वो देके खून की कमी को दूर करना होता है। आई थिंक इन कल्पना जी ने बताया उनका 10 हेमोग्लोबिन है, तो आई थिंक वो खान पान का अगर थोड़ा ध्यान रखेंगी तो एनीमिक वो ठीक हो सकती है। बिल्कुल, हमारी चर्चा जारी रहेगी डॉक्टर तबस्सुम से, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम वुमनिया में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तबस्सुम दल्ला, और हमारे साथ चंडीगढ़ से एक कॉलर जुड़ रही हैं, बलविंदर। पूछिए बलविंदर, क्या सवाल है आपका? लगता है हमारा कांटेक्ट उनसे टूट गया है। डॉक्टर तबस्सुम, हम लोगों ने ब्रेक में जाने से पहले बात की कि हम टीनेजर गर्ल्स की बात कर रहे थे कि किस तरह का एनीमिया डिफिशिएंसी उनमें हो सकती है और किस तरह का उनका देखभाल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, तो उनके केस में क्योंकि उनकी डिमांड तो और बढ़ जाती है। और आपने एक क्वेश्चन के दौरान ये भी कहा था कि अगर मदर को एनीमिया है और उसका गर्भस्थ शिशु तब से ही एनीमिक हो जाता है, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या खास ख्याल रखना चाहिए कि वो एनीमिया से बचे? हमारे यहाँ महिलाएं तो पहले से ही एनीमिक हैं, और ऊपर से फिर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो एनीमिया बढ़ता ही चले जाता है। डिमांड बढ़ रही है, बच्चे की डिमांड आ रही है, माँ से बच्चा और मांग रहा है, मुझे और चाहिए, तो मदर, माँ तो माँ है, वो सप्लाई करती है, अपना नहीं देखती कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है। तो एक फिजियोलॉजिकल है, हमारी बॉडी ने ऐसा बना के रखा है कि मदर के पास हीमोग्लोबिन हो चाहे नहीं हो, स्टोर्स हैं चाहे नहीं है, बट वो बच्चे को पूरा जितना हो सकता है दे देती है। फिर खुद माँ में खून की कमी हो जाती है, और ये हमारे भारत में बहुत ज़्यादा दिखा गया है कि अराउंड 60% वुमेन, 60% महिलाएं एनीमिक होती हैं। तो वही आप कहेंगे कि मतलब प्रेगनेंसी में भी आपको स्पेशली खान पान का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए? बहुत ज़्यादा, मतलब खान पान का ध्यान रखने में वही मैं कहूँगी कि हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। अगर वेजिटेरियंस हैं तो ग्रीन लीफी हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, बथुआ भाजी, और जो भी अपने इजीली आसानी से अवेलेबल मिलती है यहाँ पे भाजियाँ खानी चाहिए। देसी चना, गुड़, बादाम, अगर बादाम नहीं भी है तो उतना ही आयरन मूंगफली के दाने में भी है, गुड़ में है, तो ये सोयाबीन है, तो ये सब चीजें आहार में सम्मिलित करना चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हम दाल का पानी पीते हैं, तो दाल का पानी हमारे काम में नहीं आएगा, हमको दाल काम में आएगी। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर कांकेर से जुड़ रही हैं, अनीता जी। अनीता जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते। मैडम क्या है, मेरा उम्र 32 साल है और मेरा एचडी जो है वो 9 ग्राम हो गया है, और मेरा सांस लेने में तकलीफ होता है। इसको समस्या का हल बताएंगे? अच्छा, थकावट भी लगती है। और हाँ, जो सांस लेने में तकलीफ और थकावट वो आपकी हीमोग्लोबिन की वजह से ही है, क्योंकि 9 ग्राम हीमोग्लोबिन तो बहुत ही कम है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले तो खान पान का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बताया, हरी सब्जियाँ और हर तरह की पत्तेदार सब्जियाँ, देसी चना, गुड़, ये सब खाइए। इसके अलावा आपको हीमोग्लोबिन को कम से कम हमको 12 ग्राम बनाना होगा, उसके लिए आयरन टैबलेट स्टार्ट करनी चाहिए। तो खून बढ़ने वाली कुछ टैबलेट्स आती हैं, जैसे आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट, वो स्टार्ट करिए, वो शुरू करिए। सिर्फ आयरन ही ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका हीमोग्लोबिन ठीक करेगा। आपके हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए कुछ आपको विटामिन सी या सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप हरी सब्जियों के अलावा कोई भी सिट्रस फ्रूट जैसे मौसम्बी, ऑरेंज, नींबू, इस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ विटामिन भी मिलेंगे जो आपके आयरन को और ये खून को और बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ चंडीगढ़ से बलविंदर फिर से जुड़ गई हैं। बलविंदर, पूछे क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, वो तो हीमोग्लोबिन तो मेरा 11 ग्राम है, बट मेरा ना यूरिन की प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और उसमें ना मतलब टेस्ट भी कराया था मैंने ब्लड के 2-3 बार, शुगर तो आई नहीं अभी। अच्छा, ये तो हीमोग्लोबिन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। हीमोग्लोबिन या एनीमिक आप नहीं है, आप अच्छे से किसी डॉक्टर को दिखाएं और इन्वेस्टिगेट। और ईएसआर मेरा बढ़ा हुआ आया था मैडम। ईएसआर बढ़ा हुआ है? ईएसआर तो बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ईएसआर बढ़ा हुआ आ सकता है, तो महिलाओं में ईएसआर थोड़ा ज़्यादा ही होता है, उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर इन्फेक्शन की वजह से ईएसआर बढ़ा हुआ अगर है तो इन्फेक्शन ठीक रखने के लिए एक तो पानी बहुत पीजिए, और एक बार आपके वहाँ पे जो भी गायनेक होंगे उनको एक बार कंसल्ट कर लीजिए, दिखा लीजिए।
बिल्कुल। तो हम जैसे आपने बताया, हमने अपने रिपोर्ट में भी देखा सबसे पहले कि एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी के साथ साथ फॉलिक एसिड और कुछ विटामिन्स की भी, अभी भी आपने कहा कि कुछ सप्लीमेंट्स देना होते हैं, विटामिन सी को एक सप्लीमेंट के तौर पे देना होता है। तो कोई और भी ऐसा कोई स्पेसिफिक विटामिन है जिसकी वजह से कि आयरन डेफिशिएंसी इफेक्ट करती हो? हाँ, आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसके फॉर्मेशन या उसके बनावट में सिर्फ हीमोग्लोबिन या आयरन की ही ज़रूरत नहीं होती है, उसके अलावा कुछ और उसके एनहांसर्स या उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ तत्व होते हैं, जैसे फॉलिक एसिड जैसे हमने अभी बात की, और विटामिन B12। हमारे देश में हीमोग्लोबिन की ज़्यादा कमी होना, जब हमने एक सर्वे में पाया कि WHO ने पाया कि इंडिया में हमारे नेबरिंग कंट्री आसपास वाले देशों से ज़्यादा एनीमिया पाया गया था, उसका रीज़न विटामिन B12 डेफिशिएंसी या B12 की कमी थी, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियंस हैं और वेजिटेरियन डाइट में विटामिन B12 बहुत नहीं होता है, इसीलिए हमको विटामिन B12 डेफिशिएंसी ज़्यादा है। और फॉलिक एसिड एक तत्व होता है जिसकी वजह से भी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, उसकी भी डेफिशिएंसी होती है। तीसरी चीज़ होती है विटामिन सी, जिसकी भी ज़रूरत होती है रेड ब्लड सेल्स के बनने में। तो विटामिन सी हमको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स जैसे मौसम्बी, ऑरेंज, नींबू, आंवला, ये सब चीज़ खाना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं और हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वुमनिया में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम दल्ला। डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर सुनते हैं ऐसे, जैसे आपने भी डाइट जो प्रिस्क्राइब की कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, बादाम खाएं, मूंगफली खाएं, गुड़ खाएं, लेकिन अक्सर ये सुनने में आता है कि इस तरह की डाइट्स लेने से भी डायरेक्ट हमारी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये एक बहुत सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम खा रहे हैं तो वो हमारे बॉडी तक पहुंच रहा है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन्स या आंतों के सेल्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं। कभी कभी हमारे आंतों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि अब्जॉर्प्शन पावर कम होता है बॉडी का, तो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, या कभी कभी हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ कीड़म या कीड़े होंगे तो वो उसको अब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं, या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से खून को लॉस करा देते हैं। इसके अलावा कुछ इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब आपके आयरन को अब्जॉर्ब होने से रोकने वाले कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, और आयरन के साथ आप कैल्शियम वाली चीज़ें, जैसे अगर आप खाने के साथ दूध लेंगे तो कैल्शियम आपके आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप किस चीज़ के साथ क्या ले रहे हैं। दूध आप सुबह के टाइम लीजिए और कम से कम आधे घंटे का गैप कीजिए, उसके बाद आप दूसरा कुछ खाना लीजिए ताकि आपका आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये इनहिबिटर से बचना होगा। चाय, कॉफ़ी हम बहुत पीते हैं, काफ़ी लोगों को आदत होती है चाय पीने की, वो बहुत ज़्यादा आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। और किस तरह का सप्लीमेंट, जैसे आपने बताया थे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया था, अगर हम इन्हांसर की बात करें जो कि आपने एक वर्ड यूज़ किया था, तो किस तरह के इन्हांसर हो सकते हैं इन विटामिन्स के अलावा जो कि हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएं? पहले तो हमारा पानी साफ़ होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, ताकि हमको किसी भी तरह के वर्म्स या कीड़े बॉडी में ना हो, जैसे पैरासाइट्स, परजीवी जिन्हें बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में डेवलप ना हो, उसका केयर करना चाहिए। और तो बॉडी में अच्छे से आयरन एब्जॉर्ब हो पाएगा। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा और बार बार खाते रहना चाहिए, बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीवियर एसिडिटी की वजह से भी आयरन एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो आप अपने पेट को बहुत देर तक खाली रखेंगे तो भी आपका आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और अक्सर ये भी सुनने को मिलता है, जैसे आपने कहा कि आयरन टैबलेट्स की बात की, और कई पेशेंट्स या कई जो लोग एनीमिक होते हैं और आयरन टैबलेट्स लेते हैं, उनकी कंप्लेंट होती है कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, या वो प्रॉपरली उस चीज़ को लेने से उनकी दूसरी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसलिए वो अवॉइड करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, या अगर है तो इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल एक फैक्ट है और सच्चाई है कि बहुत सारे लोग आयरन टैबलेट को टॉलरेट नहीं कर पाते या उसको सहन नहीं कर पाते। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन जैसे आपने कहा होता है, किसी किसी को डायरिया भी होता है, या दस्त हो जाते हैं आयरन की टैबलेट लेने से, किसी किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी या पेट में जलन होने लगती है। टॉलरेट नहीं करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स आयरन टैबलेट खाना बंद कर देते हैं। अगर आयरन टैबलेट सूट नहीं कर रही है तो हमारे पास दूसरे उपाय हैं आयरन
को बॉडी में पहुंचाने के, जैसे आजकल पेरेंटल आयरन थेरेपी बोलते हैं। मतलब उसको आप नस में आयरन दे सकते हैं। एक बार आप नस में आयरन देंगे, उसको हफ्ते में एक बार दिया जाता है। आपका जितना हीमोग्लोबिन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने आयरन की जरूरत पड़ेगी। किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 आयरन इंजेक्शन से या आयरन ड्रिप से काम चल सकता है। तो और आप क्या कुछ सलाह हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी अगर हम एनीमिया की बात करें? हालांकि हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है और आई थिंक बहुत सारे एरियाज को कवर किया है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि एनीमिया के बारे में। एक तो मैं सबको ये बोलूँगी कि डाइट को इतना, खाने पान को इतना अच्छा रखें कि आपको खून की कमी डेवलप ही ना हो। पहली बात, अगर मान लो डेवलप हो भी रही है तो आपको थकान, कमज़ोरी, जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, वैसा कुछ भी लग रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और उसको पहले स्टेज में ही ठीक कर लें, उसको बढ़ने ना दें। बिल्कुल। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंट भी हो रहे हैं क्योंकि हमको धूप का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। एक सर्वे में हमने पाया कि अराउंड 80% इंडियन लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है और उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं। तो उन लोगों को विटामिन डी मतलब धूप डेली लेना चाहिए, कम से कम 20-25 मिनट तक के डेली सन एक्सपोजर या धूप लेना चाहिए, जिससे भी आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ को भी अच्छे से रखेंगे और एनीमिक नहीं होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर दल्ला, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी। आज के हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।